नमस्कारम। और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विच इज़ एग्जम्प्ट इनकम। बहुत ही अच्छा टॉपिक है एंड बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे लगता है कि दैट दे अंडरस्टैंड द एग्जम्प्ट इनकम या स्पेसिफिकली टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, बट बिलीव मी, जब से मैंने खुद को फार्मर बनाना सोचा है तब से मुझे ये टॉपिक समझ में आना चालू हुआ है। उसके पहले तो खाली प्रोविजन थे, क्वेश्चन आंसर थे, हम खाली थियोरेटिकली ही पढ़ते थे। Now it has become very much practical because I am founder of one of the company called Bharatam Farmer Producer Company Limited. It's a company which will be focusing on well-being of farmer, how to make farmer producer. So हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन के ऊपर, पैकेजिंग के ऊपर, डिस्पैच के ऊपर फोकस करेंगे। तो फॉर मी and for people of Elite Gurukul, this is not a topic of theory. It has become very much practical because we are going to run a company dedicatedly for this particular income. So it's inspiring for us to discuss agriculture income. I hope we will bring some lights on agriculture income to your life also. And if you also feel connected to agriculture, or if you feel inspired to do something on agriculture or business of manufacturing of food product, then ह्यूज एवेन्यूज आर क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट। बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो। बजट में मैक्सिमम टाइम अन्नदाता इस वर्ड के ऊपर बात किया था। अन्नदाता मीन्स फार्मर, एंड फार्मर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोएक्टिवली बहुत सारे स्कीम्स ला रहा है, काम कर रहा है। तो बाय कीपिंग ऑल दोज थिंग्स इन बैकग्राउंड, एंड यू ऑलरेडी नो आवर प्राइमरी सेक्टर इज एग्रीकल्चर। लेकिन वहाँ पे स्ट्रगल इसलिए है क्योंकि उन्होंने प्रोडक्शन करना नहीं सीखा, उन्होंने रिसर्च करना नहीं सीखा, उन्होंने इनोवेटिव टेक्नोलॉजी नहीं सीखी। स्टिल देयर आर फार्मर हु आर डूइंग द ट्रेडिशनल फार्मिंग, और उसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो उन सारी चीज़ों को हम आज थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे, थोड़ा थियरी डिस्कस करेंगे। नाउ व्हेन एग्रीकल्चर हिट मी इन माय लाइफ, तो बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कि सर कैसे टैक्स बचाए, कुछ रास्ता बताइए कि टैक्स ना भरना पड़े और इनकम भी कमा ले, या कैसे हम ब्लैक टू वाइट को कन्वर्ट करें। तो इन सारे टॉपिक्स को हम कभी ना कभी तो एड्रेस करते ही अपने लाइफ में। इनफैक्ट मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के साइड से भी। तो सबसे सिंपल आपको अगर मैं बता दूं कि टैक्स नहीं भरने का तरीका और अमीर होने का तरीका, अगर सबसे सिंपल तरीका अगर आपको मैं बताऊं तो वो है एग्रीकल्चर इनकम। और एग्रीकल्चर इनकम इज द बेस्ट बिजनेस मॉडल। देयर आर टू रीजन। वन, डायरेक्ट टैक्स जीरो है ही नहीं डायरेक्ट टैक्स उसके ऊपर। सेकेंडली, आपको जीएसटी से भी फुल्ली एग्जम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 23 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। 22 आपको पता होगा, तो जीएसटी का मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन का सेक्शन है। सेक्शन 23 बोलता है, सेक्शन 23 ओवरराइड करता है सेक्शन 22 को और बोलता है इवन इफ योर टर्नओवर एक्सीड्स 40 लाख और 20 लाख एज द केस मे बी, अ फार्मर इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। वहां पे उसको एग्रीकल्चरिस्ट बोला जाता है। एग्रीकल्चरिस्ट को एग्जम्पशन में से ही एग्जम्प्ट कर दिया है ना, सॉरी, रजिस्ट्रेशन में से ही एग्जम्प्ट कर दिया है। जब आपको रजिस्ट्रेशन में से एग्जम्प्ट कर दिया जाता है तो यू आर नॉट लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन। दैट मीन्स यू आर नॉट लाइबल टू पे एनी जीएसटी ऑन दैट पर्टिकुलर income that you are going to earn from the farming activity। और एग्जम्पशन लिस्ट में भी आप देखोगे तो डिटेल एक एग्रीकल्चर एग्जम्पशन दिया है। आई होप यू विल गो एंड सी दैट पर्टिकुलर थिंग। तो प्लीज़ आप इसको इनकम टैक्स के साथ साथ जीएसटी में एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो जो प्रोविजंस है, देयर इज अ एग्जम्पशन क्लॉज एंड देयर इज अ रजिस्ट्रेशन में से एग्जम्पशन का क्लॉज। So please read these two particular provisions so you will understand and you will also appreciate कि अगर किसी को टैक्स नहीं भरना है तो they can enter into agriculture venture। और जब मैंने अपने पेरेंट को बताया था कि मुझे फार्मर बनना है तो एवरीबडी वॉज शॉक्ड एंड दे वर एक्सप्लेनिंग मी कि क्यों नहीं बनना चाहिए फार्मर। वन रीजन, फार्मर कैन नॉट टेक हॉलीडे लाइक द कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज कि मंडे टू फ्राइडे काम करूंगा, सैटरडे संडे आराम करूंगा। दैट डजंट हैपन इन द फार्मर्स लाइफ। Okay, farmer has to work 365 days, and I hope in Gurukul we have that particular culture where we work 365 days. Farmer cannot see the time and work, he has to see the weather and work। ठीक है ना। तो कभी उसका काम सुबह 5 बजे चालू होता है, कभी रात को 2 बजे तक चलता है। It's very tough life, it's not easy life। If you do not have appropriate resources with you, then there might be huge setback also in the farming।
तो ऐसे नहीं कि फार्मिंग हमेशा प्रॉस्परस ही होगी, कभी कभी उसमें सेटबैक भी होते हैं, लेकिन प्रॉफिट लॉस, लेकिन आप अगर 3 से 5 साल का एवरेज करते हो तो यू विल ऑलवेज सी अ ग्रोइंग ग्राफ इन एग्रीकल्चर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, योर माइंड एंड बॉडी विल रिमेन वेरी स्ट्रांग इफ यू आर अ कल्टिवेटर, इफ यू आर अ फार्मर. तो मैंने इसमें खाली फाइनेंस नहीं जोड़ा है, मैंने इसमें खाली टैक्स नहीं जोड़ा है. एक एग्रीकल्चरिस्ट अगर आप बनते हो, अ सक्सेसफुल एग्रीकल्चरिस्ट मैं बता रहा हूं, और सक्सेसफुल बनने के लिए आपको प्रोडक्शन के कुछ ना कुछ नियम सीखने पड़ेंगे. ओनली इफ यू कीप सेलिंग रॉ मटेरियल द सक्सेस रेशियो इज लेस. इट्स नॉट दैट इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, बट द सक्सेस रेशियो विल बी लेस. बट इफ अ फार्मर बिकम्स प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसिंग करके पैकेजिंग करके अगर वो अपने प्रोडक्ट को सेल करता है, अलग अलग रिसोर्सेज में डिस्प्ले करता है, इट्स लाइक यू आर डायरेक्टली टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम डोमिनोज टू सेल द टोमेटोज एंड चिलीज विच इज रिक्वायर्ड टू डोमिनोज, तो आप प्रॉस्पर करोगे. इफ यू आर डायरेक्टली processing the food, packaging the food and doing the export, then you will prosper. क्योंकि यहाँ पे होता कैसे है, जो ट्रेडर और जो प्रोसेसिंग फूड कंपनीज होती है, दे अर्न मोर मार्जिन दैन द कल्टिवेटर. तो ये हर बार इनका रोना चलते रहता है कल्टिवेटर का कि ट्रेडर या एजेंट ने ज़्यादा मार्जिन ले ली हमसे, हम साल भर मेहनत करते हो, जितना हम नहीं कमाते उतना तो ट्रेडर एक महीने में कमा लेता है. तो हु हैज स्टॉप यू टू बिकम ट्रेडर, हु हैज स्टॉप यू टू बिकम प्रोड्यूसर? ये सवाल मैं अपने फार्मर दोस्तों से पूछना चाहता हूँ. एंड विद दिस आई वांटेड टू टेल यू, जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मुझे फार्मर बनना है, तो दे थॉट इट विल बी वेरी स्ट्रगलिंग जॉब और मुझे वो नहीं करना चाहिए. एवरीबडी कन्विंस्ड मी क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स खुद अपने फार्मिंग एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आए हुए हैं. मेरे जो क्लोज रिलेटिव्स है, मामा चाचा, दे आर ऑल्सो एग्रीकल्चरिस्ट, तो उन्होंने उनकी लाइफ के स्ट्रगल देखे हुए हैं. बट जब मैंने उनको बताया कि मुझे फार्मर बनना है, तो दे थॉट कि मुझे उनके जैसा फार्मर बनना है. आई एम टेलिंग यू, मुझे उनके जैसा फार्मर नहीं बनना है, मुझे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी चलानी है. तो इट इज़ अ कॉरपोरेशन, ठीक है ना. इट्स नॉट अ फार्मर कि मैं 2 बैल ले लूंगा और सीए की प्रैक्टिस, एजुकेशन सब साइड में रख दूंगा एंड एवरी डे आई एम गोइंग टू वर्क ऑन द फार्म. दैट्स नॉट द केस. आई विश दैट शुड ऑल्सो हैपन सम डेज इन माई लाइफ, लेकिन अभी उतना हमारे पास बैंडविड्थ नहीं है कि सब कुछ छोड़ के हम फार्मिंग करें. तो हमें सब कुछ करते हुए फार्मिंग करना है. तो इट हैज़ टू बी अ टीम बेस्ड एक्टिविटी, इट हैज़ टू बी अ ग्रुप बेस्ड एक्टिविटी, एंड दैट्स द रीजन वी हैव इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी which will have 1000 plus member. That is a target that we have. Once we reach 1000 plus member, then we are going to start our own cultivation and we are going to start our own production plan. So yes, agriculture income is not a small income. The farmer producer company's target, the revenue target is 1000 crore in 10 years time. So within 10 years we have to reach that benchmark of 1000 crore with at least 10% margin. That's a target that we are carrying. So for me, this particular chapter is very important chapter. I hope this chapter becomes important to your life also. Now so far as examination is concerned, agriculture income, if it comes in exam, many students are going to make mistake क्योंकि वो लोग practice नहीं करते agriculture income को. They take agriculture income very granted कि हाँ ठीक है कर लेंगे. It's not like that. You have to invest minimum 2 to 3 hours in learning the agriculture income because it is one of the most important aspect in today's world in India. So सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एग्जाम्स एग्रीकल्चर इनकम आप सबको अब तक पता है, इतना तो पता है. एंड ये 2 नोट पता है आपको. इनकम फ्रॉम इंडियन एग्रीकल्चर लैंड इज एग्जाम. दैट मीन्स इनकम फ्रॉम फॉरेन एग्रीकल्चर लैंड इज, व्हेन आई से फुल्ली टैक्सेबल, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय फुल्ली टैक्सेबल. फुल्ली टैक्सेबल मतलब कितना टैक्सेबल? फुल्ली टैक्सेबल. जब आप नोट्स बनाओगे तो प्लीज मेक श्योर आप इस फुल्ली टैक्सेबल वर्ड को रेड इंक में लिखते हो, ठीक है ना. इस फुल्ली टैक्सेबल. अब लॉजिक क्या है? कुछ लोग बोलते हैं लॉजिक ये है कि गवर्नमेंट हमारे फार्मर्स की मदद करना चाहता है, या अभी बीच में किसी ने बोला कि आप देखिए एक सैलरीड के साथ फार्मर को कंपेयर कीजिए. सैलरीड साल के 50 लाख कमाता है तो कितना टैक्स भरता है, एंड फार्मर अगर साल का 50 लाख कमाता है तो कितना टैक्स भरता है? तो 0, ठीक है ना. और बिजनेसमैन अगर 50 लाख कमाता है तो कितना टैक्स भरता है? वो तो चॉइस है बिजनेसमैन की कितना टैक्स भरना है. तो ये उन्होंने कंपेयर करके दिया था, और देवर की फार्मर्स के ऊपर भी टैक्स होना चाहिए, ऐसे कुछ लोगों ने बोलना चालू किया है. बट आई एम टेलिंग यू, सेंट्रल गवर्नमेंट डजंट हैव कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू टैक्स एग्रीकल्चरिस्ट. पावर ही नहीं उनके पास. आपने देखा था एंट्री नंबर 82, इफ यू रिमेंबर, वहां पे लिखा है, क्लियरली लिखा है, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम. अनलेस एंड अनटिल वी अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पास वो पावर नहीं है. पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है. और आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट कितने
मिस्चीवियस होते हैं, कितने शाने होते हैं इन शॉर्ट, ठीक है ना, दे आर नॉट गोइंग टू प्ले विद देयर वोट बैंक, क्योंकि मैक्सिमम टाइम वोटिंग जो होता है वो अर्बन सिटीज से नहीं होता, मैक्सिमम जो वोटर्स होते हैं वो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, फार्मिंग बैकग्राउंड से होते हैं, एंड द गवर्नमेंट हु इज गोइंग टू टैक्स एग्रीकल्चरिस्ट इज गोइंग टू लूज डेफिनेटली, ठीक है। तो इसलिए नहीं हो रहा है, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, समझ में आ रहा है। अब क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम, तो इसको ही हम एग्जम्प्ट इनकम भी बोलते हैं। तो दीज आर द फर्स्ट 4 पॉइंट। इतना हो गया मुझे बोल के, अब मुझे आपको आगे का कुछ लॉ पढ़ाना है, ठीक है। आप लोगों को मैं कुछ रूल्स पढ़ाने वाला हूं, एंड इस रूल्स को पढ़ाने से पहले आई वांटेड टू रिविजिट वन ऑफ द लाइफ इंसिडेंट दैट हैज हैपेंड टू मी व्हेन आई वाज इन केरला। तो केरला में क्या होता था, आई वाज इन कोटायम स्पेसिफिकली, ये पॉलिटिकल राइट्स पहले बहुत ज़्यादा होते थे, पॉलिटिकल फाइट्स, कम्युनिस्ट वर्सेस बीजेपी एंड वर्सेस कांग्रेस, तो ये 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है, और वहाँ पे फाइट समटाइम यूज टू गो टू द एक्सट्रीम, जहाँ पे मर्डर हो जाती थी, ओके, किसी पॉलिटिकल लीडर्स की वगैरह, या वहाँ पे जो भी क्या बोलते हो आप लोग, मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की डेथ हो जाती थी। एंड डेथ होने के बाद इमीडिएटली जो रूलिंग, जो जिस पार्टी के मेंबर की डेथ हुई है वो पार्टी क्या करेगी, स्ट्राइक डिक्लेयर करेगी कि नहीं, अभी हड़ताल, ठीक है ना। तो स्ट्राइक वाज वेरी कॉमन इन केरला, वेरी कॉमन, एंड पीपल फॉलो इट पोलाइटली। मतलब आज अगर शाम को डेथ हुई है तो तुम्हारे सब लोगों को पता है कि कल अभी क्या होने वाला है, स्ट्राइक होने वाला। इट वाज दैट प्रेडिक्टेबल, ठीक है ना। एंड देन ऑब्वियसली केरला गवर्नमेंट हैज कम अप विथ सम बिल्स एंड सम लॉज के अभी स्ट्राइक ऐसा डिक्लेयर नहीं करने का, बिकॉज समवेयर दे डिक्लेयर 22 स्ट्राइक इन अ ईयर, देन 40 हड़ताल इन अ ईयर। तो ऐसा डेटा अभी आपको पता है 22 से 25 दिन का अगर प्रोडक्टिविटी लूज हुआ पूरे स्टेट का, इट्स अ ह्यूज नंबर। मतलब आपने 11 महीने ही काम किए, बाकी स्टेट से तो आपको पीछे ही रहोगे, एंड कॉर्पोरेट्स के ऊपर बर्डन आएगा ना। छुट्टी तो आपको दे दी, लेकिन आपकी सैलरी तो डिडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एम्प्लॉय ने खुद नहीं छुट्टी नहीं ली है, गवर्नमेंट ने स्ट्राइक डिक्लेयर किया है। तो ये थोड़ा डिस्प्यूट हो जाता था। स्टूडेंट का सोचो, प्रोफेशनल स्टूडेंट का, फैकल्टी अवेलेबल है, स्टूडेंट अवेलेबल है, लेकिन आज क्या नहीं हो सकता, लेक्चर नहीं हो सकता। तो दिस इज द प्रॉब्लम दैट आई हैव फेस मेनी टाइम। फिर मुझे शुरू में थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होता था, बाद में हमने भी उसको एंजॉय करना सीख लिया। सी समटाइम यू हैव टू ट्रांसफॉर्म, नो कि अभी ये होने ही वाला है, तो फ्रस्ट्रेट होके क्या करोगे, होटल के रूम पे बैठ के दिन भर टीवी देख के क्या करोगे। तो देन एक बार ऐसा ही हुआ, स्ट्राइक हुआ, और उसके सेकेंड डे पे इमीडिएटली हॉलीडे भी था, कुछ फेस्टिवल का हॉलीडे था। तो बच्चे बोले कि अच्छा हुआ सर, आज स्ट्राइक है, कल हॉलीडे, मतलब अभी हम क्या कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट गांव से आते हैं वहाँ पे मेन सिटीज़ में पढ़ने के लिए, दे वर रेडी टू गो बैक टू देयर होम टाउन। तो मी एंड जॉर्ज वी वर ऑलरेडी सर्चिंग कि हम अलग अलग फार्मर्स को मिलेंगे, एग्रीकल्चरिस्ट को मिलेंगे, एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब गुरुकुल का निर्माण चालू हो गया था, 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, या थोड़ा उसके पहले की 17-18 की, कि हमें पता था कि हमें एग्रीकल्चर में अगर उतरना है तो वी नीड टू सी सक्सेसफुल एग्रीकल्चरिस्ट, कि होता कैसे फार्मिंग। तो हम अलग अलग फार्म को विजिट करना चालू हो गए थे। तो एक हमारे फ्रेंड है जस्टिन करके, केरला की है, तो जॉर्ज, मैं और जस्टिन हमने प्लान किया कि हम जाएंगे मुनार, ओके। तो देयर इज अ प्लेस नियर बाय कोटायम, जहाँ से हमने बुलेट राइड किया, एंड मुनार हम पहुँच गए। तो इडकी करके वो जगह है केरला की, जहाँ पे जस्टिन का घर है। तो वी हैड फूड अरेंजमेंट एंड स्टे अरेंजमेंट एट जस्टिन्स हाउस। तो पहुंच गए, खाना भी ना खाया, वहाँ पे अच्छा हिल स्टेशन है, इट्स लाइक अ हिल स्टेशन ऑफ वन ऑफ द फेमस हिल स्टेशन ऑफ केरला। तो हमने जस्टिन को बोला कि भैया हमको ना पिकनिक स्पॉट्स पे नहीं जाना है, टूरिस्ट प्लेस पे नहीं जाना है, घूमना है तो वी विल गो टू द फार्मर्स, ठीक है ना, लेट्स गो एंड एक्सप्लोर फार्मर्स। तो हम बुलेट पे थे, तो वी रीच टू वन पर्टिकुलर, उसने किधर से तो फ़ोन किया, उसके पापा ने एक्चुअली फ़ोन किया, इवन जस्टिन वॉज नॉट नोइंग द गाय। तो फ़ोन किया, तो फिर वी वेंट टू दैट पर्टिकुलर फार्मर, हमने उनसे बात करना चालू किया। तो पहले तो हम एक बस स्टैंड पे पहुंचे, और हमने उनको बताया कि वी हैव रीच टू दिस पर्टिकुलर बस स्टैंड, और उसने भी बताया कि मेरे सीए सर आए हैं मुंबई से टू विजिट द फार्म एंड ऑल। तो बैकग्राउंड पहले से बना हुआ था, तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि वार्म वेलकम हमारा होगा, थोड़ा अच्छा वेलकम होगा, बट देन वी वर शॉक्ड, ठीक है ना, क्योंकि जो अंकल हमें, फार्मर मतलब आप क्या एज्यूम करोगे, केरला के हिली एरियाज के एक फार्मर आपको अपने फार्म का विजिट कराने जा रहे हो। मुझे पता था 4 व्हीलर से आएंगे, बट कौन सी 4 व्हीलर आप इमेजिन कर सकते हो, मैक्सिमम मारुति ऐसा कुछ, मैं तो आई वॉज ओके विद बुलेरो, ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना, ट्रक टेम्पो जैसा होता है ना,
तो वैसा कुछ मैं एज्यूम कर रहा था, वैसा कुछ भी चल जाता या बाइक चल जाती, बट देन ही केम इन ऑडी, ठीक है ना। और क्योंकि मैं बुलेट पे था तो उन्होंने इंट्रोडक्शन हो गया और बोला कि सर यू कम विथ मी, तो मैं ऑडी में जाके उनके साथ बैठ गया और मुझे रहा नहीं गया, मैंने उनको क्लियरली बोला सर आई हैव टू टेल यू दैट आई एम इम्प्रेस। मैंने आज तक किसी भी फार्मर को, मैं बहुत सारे फार्मर को मिला हूँ, बट आई हैव नेवर सीन अ फार्मर विथ ऑडी। तो बोलता है ओ दिस ऑडी इज नॉट माइन। तो मैं बोला अच्छा मुझे लगा मुझे पिकअप करने के लिए अलग से किसी फ्रेंड वगैरह की रहेगी, बिजनेस वगैरह मैन की, उसके लेकर आएगा। बोलता दिस इज माई सन्स ऑडी, इट्स नॉट माई ऑडी। अरे अभी तो मैं सोच रहा थी आपकी नहीं है। तो बोलता है माई सन टेक इट टू द कॉलेज एंड ऑल। आज वो घर पे था, वो हड़ताल सेम। तो आई टुक इट। तो मैंने बोला तो आपके पास क्या है? आई हैव कपल ऑफ व्हीकल्स, मर्सिडीज एंड ऑल है हमारे पास। तो मैं बोला वेरी गुड, ये कैसे करते हो? ठीक है, तो इज लाइक एग्रीकल्चर इनकम ही है। तो फिर उन्होंने हमें बोला कि पहले कहाँ पे क्या करेंगे, नाश्ता करेंगे कि पहले फार्म विजिट करेंगे? तो आई टुक अगेन रॉन्ग डिसीजन। मैंने बोला पहले फार्म विजिट करेंगे, नाश्ता नहीं, पहले फार्म विजिट करेंगे। क्योंकि जहाँ इसके पहले जितने भी मैंने फार्म विजिट किए हैं वो 15 से 20 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि फार्म ही उतना होता है ना। कितना दिखाओगे आप? 2 एकड़, 5 एकड़, 15 एकड़, 15-20 मिनट में देख के ख़त्म हो जाता है। तो मैंने बोला वील गो फॉर अ फार्म विजिट एंड देन वी विल टेक दी वॉट एवर स्नैक्स और ब्रेकफास्ट वी नीड टू हैव। तो उसने फार्म विजिट बोला कि अभी गाड़ी में बैठ के करोगे कि वॉक करना है? मैंने बोला आई हैव कम हियर टू फील नेचर, लेट्स वॉक। अगेन रॉन्ग डिसीजन। तो हम उतरे उनके फार्म के एक पर्टिकुलर एरिया में। देन हमने चलना चालू किया और मुझे लगा अब ख़त्म होगा, अब ख़त्म होगा, अब ख़त्म होगा। इट वॉज लाइक नेवर एंडिंग, ख़त्म हुआ ही नहीं हो, मेरी एनर्जी ख़त्म हो गई, ठीक है ना। तो 2-3 घंटे हम चलने के बाद मैंने उनको बोला कि सर अभी शायद हमें ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। तो ही हैड कॉल्ड, उन्होंने बोला कि चलो आपको एक प्राइवेट वाटरफॉल की यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट कराता हूँ। प्राइवेट वाटरफॉल पहले मैंने लाइफ में कभी सुना नहीं था। तो हम वाटरफॉल के यहाँ पे गए, कुछ टेबल बिबल कुछ नहीं, ऐसे ही स्टोन पे नॉर्मल पत्थर पे ही बैठ के उन्होंने अपने किसी लेबर को बोला था कि ब्रेकफास्ट अरेंज करना। अब मैं यहाँ पे स्टोन पे बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे सामने बहुत बड़ा वाटरफॉल है, ठीक है, बहुत बड़ा, छोटा वाटरफॉल नहीं, बहुत बड़ा, लाइक यू कैन नॉट गो इन वाटरफॉल, दैट काइंड ऑफ वाटरफॉल, बहुत बड़ा वाटरफॉल है। तो मैंने बोला सर ये प्राइवेट कैसे? बोलते देखो ये वाला पूरा माउंटेन हमारा है और वो वाला पूरा माउंटेन हमारा है, तो ये 2 माउंटेन के बीच में से वाटरफॉल जाता है। टेक्निकली ये रिवर हमारा नहीं है, तो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, क्योंकि इस लैंड का भी एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड है और इस लैंड का भी एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड है। तो टेक्निकली यहाँ पे कोई नहीं आ सकता, क्योंकि लैंड दोनों साइड की लैंड हमारी है। दैट्स द रीजन इट्स अ प्राइवेट वाटरफॉल। तो मैं वाटरफॉल के बाजू में बैठ के पहली बार जिंदगी में नाश्ता किया मैंने, ठीक है। आज तक मैंने लाइफ में हमेशा गरीब फार्मर ही देखे थे। पहले सुने थे कि रिच फार्मर होते हैं, बट मैंने सुने थे कि वो पॉलिटिशियंस होते हैं। और जितना मेरा अजम्पशन था वो ऐसा अजम्पशन था कि वो अपना ब्लैक मनी रूट करते हैं एग्रीकल्चर से नहीं कमाते। एंड देन आई मेट अ गाय, वेरी सिंपल, चप्पल, धोती एंड वाइट शर्ट, वेरी सिंपल गाय, वेरी हम्बल, ठीक है ना। एंड ही वॉज कॉलिंग मी सर ओनली, ही वॉज 50+। तो मैं बोला इतने अच्छे लोग भी होते हैं इस दुनिया में, और फार्मर भी रिच हो सकता है, वो देख रहा था मैं। तो वाई ही वॉज रिच? तो जो पहला प्लांट जिस पहले फार्म में से हम जा रहे थे, दैट वॉज द कोको प्लांट, कोको प्लांट्स जिससे चॉकलेट बनता है, ठीक है ना। तो ही हैज कोको फार्म। फिर जो सेकेंड फार्म में हम एंटर हुए, दैट वॉज एवोकाडो, सुना आप लोगों ने? दैट इज अनदर प्रीमियम फ्रूट्स और वेजिटेबल, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल। देन उन्होंने मुझे पूछा कि डू यू वांट टू सी ब्लैक गोल्ड? मैं बोला ब्लैक मनी सुना है मैंने आज तक, नाउ फर्स्ट टाइम इन लाइफ आई एम गोइंग टू सी ब्लैक गोल्ड। तो उन्होंने मुझे जो काली मिरी होती है, ब्लैक पेपर, उसके फार्म में मतलब वो फार्म एक्चुअली कोकोनट एंड अरेका नट्स का था। तो लेकिन वो उसके ऊपर वो क्या बोलते हैं, वेल या क्रीपर्स, ठीक है ना, वो उसके ब्लैक पेपर के थे। तो ब्लैक पेपर इज अनदर बिग प्रोडक्ट दैट ही हैड। देन कार्डमम, इलायची, उसका उनका प्लांट अलग से था। देन ही हैड कॉफ़ी प्लांट्स, कॉफ़ी प्लांटेशन बहुत ज़्यादा वहाँ पे होता है क्योंकि हिल स्टेशन है।
तो यू कैन सी द प्रोडक्ट्स आर प्रीमियम प्रोडक्ट, इट्स नॉट शुगर केन, राइस, व्हीट जो बल्क में बनता है लेकिन उसकी प्राइस बहुत कम है। ये क्वांटिटी में कम बनते हैं लेकिन उनकी प्राइस बहुत ज्यादा है, ठीक है। एंड मल्टी लेयर फार्मिंग का बेस्ट यूटिलाइजेशन मैंने देखा। मल्टी लेयर फार्मिंग कैसे होता है, तो आरे का नट एंड ब्लैक पेपर, एक तो आरे का नट भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है और ब्लैक पेपर भी, ठीक है ना। कॉफी और इसका कार्डमम का कॉम्बिनेशन, तो सेम लैंड पे ही वो यूटिलाइज किया गया था। अमेजिंग प्लानिंग। देन ही हैड दिस काउज एंड ऑल, छोटी छोटी काउज होती है ना, इतनी छोटी छोटी होती है, आपने देखा होगा तो इतने हाइट की एक फुल्ली ग्रोन काउ होती है, इतनी छोटी सी, मुझे लगा बच्चे हैं छोटे छोटे, बट इट्स लाइक नहीं, दैट्स अ मैक्सिमम साइज दे ग्रो। और उनका मिल्क भी जो है वो बहुत एक्सपेंसिव रहता है। तो व्हाट ही डिड टेक्निकली, ही वेंट टू द मार्केट, ही सॉ where we can make premium money, and then he did research on those products and he started cultivating those products. What mistake our farmers are fundamentally doing, they are producing what great grandfather produced, then grandfather produced, then father produced, and then now the current generation is producing, because 3 generations were producing the same product. They are not doing enough. I am not asking you to take full risk और पूरा आपका शुगर केन कट कर दो और उसके ऊपर आरे का नट लगा दो, आई एम नॉट सेइंग दैट। बट अगर आपके पास 10 एकड़ का प्लांट फार्म है तो एटलीस्ट हाफ एकड़ से आप रिस्क लेना चालू कर सकते हो कि इस साल में हाफ एकड़ पे वो प्रोडक्ट नहीं लूंगा जो अब तक लेता आया हूं, मैं वो प्रोडक्ट लूंगा जिसका मार्केट में डिमांड है। फिर वो धनिया भी हो सकता है, समझ में आ रहा है, जो 15-20 डेज में हम सेल कर सकते हैं। इट कैन बी फ्लावर प्लांट्स, इट कैन बी नर्सरी, इट कैन बी एनीथिंग बट नॉट रेगुलर वन, जिसकी मार्केट में डिमांड है। यू गो टू द मार्केट, यू टॉक टू द फार्मर्स, यू टॉक टू द वेजिटेबल वेंडर्स कि अगले महीने क्या आता है। टोमेटो का प्राइस पूरे साल का आप चार्ट बना दो, एक्सेल बना दो, और देखो कौन से मंथ में टोमेटो का प्राइस स्पाइक होता है, तो टोमेटो कब लगाएंगे, जहां पे टोमेटो 20 रुपया किलो है तब, या टोमेटो जब 80 रुपया किलो होता है तब। जब 80 लगना उतना ही मेहनत है ना, टोमेटो तो वही आएगा ना। कभी टोमेटो 20 रुपीज केजी जाता है, कभी 80 रुपीज केजी जाता है। तो यू पीपल आर सेलिंग टोमेटो इन रॉन्ग सीजन, जब 20 रुपीज किलो जाता है, एंड देन यू आर क्राइंग अबाउट इट। अरे आप प्लानिंग करो ना, जब 80 रुपीज किलो होता है तब टोमेटो रिलीज करना है आपको मार्केट में। तो इसके लिए रिसर्च लगता है, डेटा एनालिसिस लगता है, ह्यूज बहुत बड़ा गेम है, एंड दैट गेम यू विल प्ले इन भारतम, ठीक है ना। तो हम प्लानिंग करके कल्टीवेशन करेंगे, कल्टीवेशन करने के बाद प्लानिंग नहीं, वो गलत है, ठीक है ना। और कभी अगर ऐसा हो गया कि हमने प्रोडक्ट लाया मार्केट में, या हमारा प्रोडक्ट ऑलमोस्ट रेडी है फॉर द मार्केट, और मार्केट में अगर एक्सेप्टेबल रेट नहीं है, तो वी शुड नो कि अभी टोमेटो मार्केट में रिलीज नहीं करना है। द फर्स्ट प्रेफरेंस वी विल गिव कोल्ड स्टोरेज, कि अभी हम इसको होल्ड करेंगे 15 दिन के लिए, ठीक है ना। सेकेंड प्रेफरेंस, अगर होल्ड करने के बाद भी लग रहा है कि साला नहीं बनने वाला, तो हम टोमेटो का केचप बना देंगे, लेकिन टोमेटो लॉस में नहीं बेचेंगे। प्लानिंग अगेन, समझ में आ रहा है। तो ये सब होना चाहिए। तो लेट्स कम टू विद दिस बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी कि यस, फार्मर अमीर हो सकते हैं, एंड देन इट्स नॉट ओनली वन स्टोरी, देयर आर मल्टीपल स्टोरी दैट आई हैव सीन। और आपके भी कांटेक्ट में अगर कोई रहेगा जिसको मिल सकते हैं, अगर उनसे हम इंस्पायर हो सकते हैं। और फिर हमने एक एलिट फार्म करके यूट्यूब चैनल बना के रखा है, लेकिन आज तक हमने उसके ऊपर एक भी वीडियो नहीं डाला, बिकॉज वी वांटेड टू रिकॉर्ड फार्मर्स का सक्सेस स्टोरीज ऑन दैट पर्टिकुलर चैनल। तो प्लीज इंट्रोड्यूस अस फ्यू सक्सेसफुल फार्मर्स जिनको हम फेमस भी करना चाहते हैं, उनके प्रोडक्ट को फेमस करना चाहते हैं, उनके साथ एसोसिएट करना होना चाहते हैं हम, और उन फार्मर्स को और एम्पावर करना चाहते हैं। वी वांटेड टू मेक देम ब्रांड एम्बेसडर, हम उनको फार्मिंग का शाहरुख खान बनाना चाहते हैं, because they have decoded something which is not, this equation is not solved by many of other farmers। and मुझे ऐसा लगता है कि नॉलेज आने के बाद अपने पास नहीं रखना चाहिए, नॉलेज आने के बाद उसको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, ठीक है ना। जब शेयर करेंगे तो आप ग्रो भी करते हो, आपका इंटेंट भी चेंज हो जाता है। बिकॉज आई नो फ्यू फार्मर्स पर्सनली, दे नो द सीक्रेट ऑफ डूइंग बेस्ट वे ऑफ फार्मिंग, बट दे डोंट शेयर दैट विथ इवन देयर ओन ब्रदर्स। उन्होंने वो सीक्रेट अपने पास रखा है, ठीक है। दैट्स नॉट द फार्मर्स एटीट्यूड। जितने भी फार्मर्स को अदर फार्मर्स जो है, अपने जैसे मेरे मामा देखे होंगे, तो ही ऑलवेज हैव गिविंग हैंड्स। उनके पास नहीं भी रहेगा चलेगा, दे ऑलवेज हैव
गिविंग कि कुछ आप जाओ फार्मर के घर पे तो कुछ ना कुछ देने का सोचेंगे आपको कि ऐसा क्या है जो वो आपको बांध के थैली वगैरह में बांध के दे देता है, कुछ भी दे देता है वो, ठीक है ना। तो वो चीजें हम आराम से मार्केट से खरीद सकते हैं, बट समटाइम यू बाय दोज प्रोडक्ट फ्रॉम मार्केट एंड यू ईट दैट फ्रॉम योर ओन फार्म एंड यू फील द डिफरेंस, ठीक है ना। तो वो एक चीज है जो फार्मर्स के अंदर रहती है। मैं चाहता हूं उसको हम ज्यादा कल्टीवेट करें, फार्मर्स को बहुत मदद करें। एंड मैं चाहता हूं कि हम जो एग्रीकल्चर बेस से बिलोंग करते हैं, अब गुरुकुल हमने एग्रीकल्चर एरिया में लाया, यहाँ पे मैक्सिमम लोग क्या है, फार्मर। और मैं नहीं चाहता फार्मर के बच्चे मुंबई में जाए, पुणे में जाए, ड्राइवर बने, सिक्योरिटी गार्ड बने, घर के काम वाली का काम करे, मतलब बर्तन धोए। फार्मर्स है वो लोग, दे आर प्रीमियम कम्युनिटी। खाली उनको किसी ने बताया नहीं उनके कान में जाके कि प्लीज आप भी प्रीमियम हो, आपका प्रोडक्ट भी प्रीमियम है, यू शुड फील प्राउड टू बी फार्मर। सम ऑफ देम आर लुकिंग इट एज अ स्ट्रगलिंग जॉब कि नहीं करना है, ठीक है ना। एंड दिस हैज टू चेंज, दिस चेंज हैज टू कम, एंड फॉर दैट लॉट ऑफ एजुकेशन इज रिक्वायर्ड। आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग। और बहुत सारी बातें मुझे करनी है एग्रीकल्चर के ऊपर, लेकिन सिलेबस भी आगे जाना चाहिए। तो मैंने जैसे बताया आपको कि भारत हम खाली फार्मिंग नहीं करेगा, भारत हम फार्मर प्रोड्यूसर बनेगा। तो फार्मर प्रोड्यूसर, इसमें दो वर्ड है, दो वर्ड समझ में आ रहा है। फार्मर मतलब यू विल ग्रो योर प्रोडक्ट एंड देन यू विल प्रोसेस योर प्रोडक्ट। प्रोसेसिंग में गेम है, मैन्युफैक्चरिंग में गेम है, समझ में आ रहा है आपको। तो फार्मर प्रोड्यूसर, तो अगर फार्मर प्रोड्यूसर बनूंगा तो मेरे दो इनकम होनी चाहिए, एक एग्रीकल्चर इनकम और दूसरा कमर्शियल इनकम। तो टोमेटो बनाया और टोमेटो से केचप बनाया। टोमेटो एग्रीकल्चर है, फुल्ली एग्जम्प्ट। टोमेटो एग्रीकल्चर है, क्या होता है, फुल्ली एग्जम्प्ट, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर फोकस मत करो फिलहाल, यहाँ पे देखो। ओनली ग्रोइंग होता है तो क्या होता है, फुल्ली एग्रीकल्चर। ये तो फुल्ली एग्जम्प्ट होना चाहिए। और खाली मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, मतलब मेरा एक फार्म नहीं है, मैंने क्या किया, टोमेटो किसी और से ले लिया और मैंने क्या किया, उसको मैन्युफैक्चर किया, केचप बनाया उसका। तो प्योर कमर्शियल इनकम कमा रहा हूँ मैं, फैक्ट्री से इनकम कमा रहा हूँ। तो दैट हैज टू बी फुल्ली टैक्सेबल। मैं आपको ना ये बनने बोल रहा हूँ, ना आपको मैं खाली ये रहने बोल रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या बनो, ग्रोइंग एंड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट इनकम। क्या बोलते हैं, कंपोजिट इनकम। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया, अदर प्रोडक्ट। ऊपर जो गया वो टी, कॉफी, रबर, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले हम नॉर्मल प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो कैन यू गिव मी फ्यू एग्जांपल जहां पे फार्मर कल्टीवेट भी कर सकता है और प्रोडक्शन भी कर सकता है। कल्टीवेशन मतलब समझ रहा है ना, फार्मर प्रोडक्शन मतलब एग्रीकल्चर, रॉ मटेरियल और उसका ही क्या बनाना, प्रोडक्ट जो हम यूज करते हैं लाइफ में। कैन यू गिव मी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ जहां पे फार्मर ग्रो भी करेगा और प्रोड्यूस भी करेगा, फ्यू प्रैक्टिकल एग्जांपल्स वेयर इट इज पॉसिबल। कैशू नट, कैशू का क्या कर सकता है, प्लांटेशन कर सकता है, कैशू नट एक्सट्रैक्ट कर सकता है। कैशू नट बहुत हार्ड होता है, आपको पता है। फिर उसको क्या करना पड़ता है हमें, मशीन में डाल के ना, उसका बॉइलिंग प्रोसेस है, फिर उसको ओपन करना पड़ता है, फिर उसके अंदर भी एक कवर होता है, उसको भी ओपन करना होता है। तो या पैकेजिंग वगैरह। तो कैशू का ट्री and cashew nut, these two process you can do, agriculture and commercial. Next, cotton is commercial product only. Cotton grow करना and cotton का fabric बनाना या thread बनाना। Again, yes. Next, rice also, ठीक है ना। धान हम बोलते हैं, पता है आपको, गुड़ी पड़वा वगैरह में हम लाते हैं ना धान, ठीक है ना। कवर्ड होता है, कवर्ड राइस, तो उसको धान बोला जाता है, ठीक है ना। फिर उसको क्या करना पड़ता है, हाँ, पैडी फील्ड में से, पैडी से आप क्या करते हो, पैडी फील्ड में से पैडी लेते हो और आप किसी फैक्ट्री में जाते हो और फैक्ट्री में उसको, और जो शेल उसका होता है उसमें से जो एक्चुअल व्हाइट कलर का राइस होता है उसको निकाला जाता है, राइट। तो राइस इज अ कमर्शियल प्रोडक्ट, धान जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, समझ में आ रहा है। तो ये भी आपका, और उसमें से फिर आपको पता है पफ राइस, फ्लैट राइस, पोहा बनाना, कुरमुरे बनाना, तो दैट इज अगेन अ कमर्शियल एक्टिविटी। यस, तो दैट इज ऑल्सो गुड कॉम्बिनेशन कि फार्मर्स को खुद को ही करना चाहिए ना, फार्मर्स सब साथ में आने चाहिए, राइस एक जगह पे लाना चाहिए अपने गांव में और वहीं पे उनको पैकेजिंग वगैरह कर लेना चाहिए, तो उनको ज्यादा प्राइस मिलेगी, ज्यादा प्रीमियम मिलेगा। यस, एंड एनी अदर प्रोडक्ट दैट कम्स टू योर माइंड। शुगर केन से शुगर, लेकिन शुगर केन से शुगर बनाना इज गुड आइडिया, बट ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। फार्मर अकेला नहीं कर सकता, इसलिए महाराष्ट्र में क्या चलता है खास करके, देयर इज समथिंग कॉल्ड कोऑपरेटिव ग्रुप ऑफ फार्मर कमिंग टुगेदर, क्योंकि 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना इज नॉट ईजी। तो हमारे महाराष्ट्र में जितनी भी शुगर फैक्ट्रीज है वो
कोऑपरेटिव में चलती है, लेकिन छोटा तो कर ही सकते हो, उसका छोटा वर्जन, स्मॉल वर्जन। हम 100 करोड़ की फैक्ट्री नहीं लगा सकते, लेकिन हम 25 लाख की फैक्ट्री लगा सकते हैं। बोलो ना, इतना तो इन्वेस्टमेंट कोई भी कर सकता है। तो वी कैन मेक जैगरी, ऑर्गेनिक जैगरी। तो ऑर्गेनिक जैगरी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट। तो अपने शुगर केन ग्रो किया, एग्रीकल्चर। शुगर केन का आपको पता ही है, कट करने के बाद उसका कोई ज़्यादा लाइफ नहीं होता। आप जूस वेंडर्स को सेल कर सकते हो, लेकिन आप उसको ज़्यादा प्रिजर्व नहीं कर सकते। तो इमीडिएटली हैव टू एक्सट्रैक्ट इट, फिर उसको बॉईल करो और उसको जैगरी में कन्वर्ट करो। शुगर बनाने के लिए बहुत टेक्नोलॉजी लगती है, जैगरी बनाने में उतनी नहीं लगती। 5-10 लाख से भी आपका जैगरी प्लांट स्टार्ट हो सकता है, ठीक है ना। और poultry, I'll teach you in the definition. Poultry itself is not agriculture, तो वो definition उसको नहीं पता। hen नहीं, हम लोगों ने क्या सुना पता है, हम लोग ने कुछ और सुना नहीं। हम पहले तो जमीन पे थे, हम फार्मर थे, हमने सुना हेन्स का प्लांट कैसे आएगा, ठीक है ना। तो मुझे वही बता रहा था कि जो एग्स होते हैं वो पेड़ पे नहीं लगते, मुर्गी निकालती है, ठीक है। तो दैट्स ओके, या बट दैट्स नॉट एग्रीकल्चर। और डेयरी फार्म इज नॉट एग्रीकल्चर, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट। स्वीट पोटैटो या पोटैटो से आप पोटैटो चिप्स बनाओ, या पोटैटो के जो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं वो बना दो, ठीक है, दैट इज ऑल्सो देयर। और टोमेटो का मैंने बता दिया, केचप। हाँ, टी कॉफी रबर अलग से, ठीक है ना, उसका अलग बात करेंगे, उसको नहीं। और हाँ, मैंगो से क्या बना सकते हैं, मैंगो से ही क्यों, मैंगो का पिकल हो सकता है, लेमन का पिकल हो सकता है, चिली का पिकल हो सकता है, तो अलग अलग। और इन सबको मिक्स करके एक मिक्स पिकल भी हो सकता है। इनफैक्ट पिकल किसी भी चीज का बन सकता है, आपको पता होगा तो। यस, नेक्स्ट। बस थक गए इतने ही। अगर आपने दाल वगैरह बनाए तो उन दाल मतलब समझ रहे हैं ना, तूर दाल जो प्लांट पे होता है वो अलग होता है, जो पैकेजिंग हम करते हैं वो अलग होता है। चना अलग होता है, चने का दाल अलग होता है। चने का दाल वगैरह बना दिया, फिर उसका बेसन बनाना अलग प्रोसेस होता है। तो बेसन इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, बेसन झाड़ पे नहीं लगता, वो फैक्ट्री में बनता है, ठीक है ना। या आपने उड़द दाल वगैरह बना दिया, फिर उसका आपने पापड़ बना दिया, ठीक है ना। तो जो महिला गट करते हैं यूजुअली हमारे यहाँ पे, विमेन एम्पावरमेंट ग्रुप होते हैं, वो लोग पापड़ और अचार के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। पापड़, अचार, अगरबत्ती ना, ये सारे प्रोडक्ट वो महिला गट बनाते हैं। तो उन सारे प्रोडक्ट को भी एग्रीकल्चर का बेस है। देन बाम्बू से बहुत सारी चीज़ें बन सकती है। बाम्बू अपने आप में एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। बाम्बू सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि बाम्बू को आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता। बाम्बू कोई कट करके चोरी करके नहीं लेके जाता। बाकी बाम्बू कोई एनिमल आके खाता नहीं। आपको पता है हमारे यहाँ पे गऊ रेड़ा करके होता है, ठीक है ना, वाइल्ड बुल्स जो होते हैं वो आते हैं और पूरा वो सत्यानाश करके जाते हैं आपके फार्म का, ठीक है। लेकिन बाम्बू कोई नहीं खाता, बिकॉज इट्स नॉट अ फ्रूट, इट्स नॉट अ वेजिटेबल, ठीक है ना। और इतना लंबा होता है कि क्या ही खाओगे आप उसको। हाँ, जब छोटा होता है तो इट कैन बी ब्रोकन, उतना वेस्टेज, लेकिन वो एक बार उसने ग्रिप पकड़ लिया नीचे तो यू हैव टू जस्ट कुछ नहीं करना है आपको, उसको पानी भी नहीं, कुछ नहीं करना है, नो फर्टिलाइजर, नथिंग, ठीक है ना। वो खुद ही ग्रो होते रहता है। तो इट इज सेल्फ मोटिवेटेड प्लांट ऐसे, ठीक है ना। बाम्बू तो बेस्ट है। और बाम्बू रॉ बेचोगे तो 25 रुपया 30 रुपया जाता है, ज़्यादा आपको इनकम नहीं मिलता। लेकिन अगर बाम्बू के आपने प्रोडक्ट बना के सेल करना चालू किया, अमेजोन वगैरह, फ्लिपकार्ट वगैरह पे इतना इनकम होगा आपका, यू वोंट इवन बिलीव, ठीक है। बहुत ज़्यादा बिकता है। और आजकल लोग क्या हो गए, ऑर्गेनिक लेस प्लास्टिक, ऐसा हो गया ना। तो बाम्बू से ब्रश बनते हैं, बाम्बू के स्पून बनते हैं, बाम्बू से प्लेट्स बन रहे हैं, बाम्बू से जो घर में हम सामान रखते हैं उसके बास्केट्स बनते हैं। बाम्बू से बहुत कुछ बन सकता है। तो बाम्बू का एंड उसके फर्दर प्रोसेस का आप सोच सकते हो। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग दैट यू हैव सेड। अगर आप ऐसा करते हो, अगर क्यों बोलूं, हम ऐसा करने वाले हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलता है। अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना, हमें नहीं पता कि आपने कमर्शियल कितनी एक्टिविटी की और एग्रीकल्चर एक्टिविटी कितनी की, क्योंकि एक सेम कंपनी ही कर रही है। तो भारतम का ही नाम लेके बोलता हूं, भारतम का ही प्लांट है और ये पूरा प्लांट है, पकड़ लो 100 एकड़ का, और इसमें 2 एकड़ में उन्होंने फैक्ट्री बिठा के रखी है। समझ में आ रहा है आपको। तो ये 98 एकड़ पे कल्टीवेट कर रहे हो और 2 एकड़ में प्रोसेस करते हैं। मैं इडकी का ही बात करता हूँ। इडकी में ये जो टी कॉफी रबर प्लांटेशन होते हैं ना, उनकी फैक्ट्री उधर सेंटर में ही होती है, फार्म के बीच में, ताकि पूरे फार्म में से
जो रॉ मटेरियल है वो उधर ही आए, उधर ही वो प्रोसेस हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते, तो उसमें से जो फ्रेग्रेंस वगैरह होता है वो निकल जाता है। आप समझ रहे हो क्या? तो ये फार्म अटैच ही फैक्ट्री है। फार्म अटैच फैक्ट्री होने के कारण, प्लीज अंडरस्टैंड करो, गवर्नमेंट बोलता है ये 98 एकड़ का जो अकाउंटिंग होगा ना वो अलग रखो, और ये 2 एकड़ का जिसमें फार्म जो प्रोड्यूसर है उस रीजन का अकाउंटिंग अलग रखो। भलो मालिक एक ही है, ओनर एक ही है। समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं? अकाउंटिंग अलग रखो मतलब क्या? 2 सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स यू हैव टू मेंटेन। 2 अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने, मतलब मानना है कि 2 अलग असेसी है। समझ रहा है? प्रोसेस कॉस्टिंग समझता है आपको? प्रोसेस कॉस्टिंग समझता है क्या आप लोगों को? सो मान लेते हैं कि ये 100 एकड़ का प्लांट है आपका, और यहां पे मैंने जैसे बोला आपने कॉर्नर में क्या कर दिया, फैक्ट्री लगा दिया है, और ये क्या है आपका एग्री डिवीजन है पूरा। तो इसको मान लेते हैं प्रोसेस 1 P1, और इसको मान लेते हैं P2, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2। आपको जैसा समझना है वैसा समझो। मुझे बताओ रॉ मटेरियल कहाँ कल्टीवेट होगा? अभी हमें केचप बनाना है, टोमेटो कहाँ बनेंगे? फार्म में बनेंगे, ठीक है ना? वो टोमेटो मार्केट में भी सेल करेगा कुछ, सारे के सारे तो प्रोड्यूस हमको नहीं करने, प्रोसेस नहीं करने, मार्केट में भी अच्छा प्राइस मिल रहा है, तो सम प्रोडक्ट वी विल सेल इन द मार्केट। तो वो इनकम कौन से पीएनएल, 2 पीएनएल बुक करने ना अभी आपको, मैंने क्या बताया, 2 बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने। तो कितने पीएनएल बनाओगे? 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे। ये एग्रीकल्चर का होगा और ये कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग का होगा। समझ में आ रहा है आपको? अब आपने अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेल किया तो यहाँ पे सेल बुक कर दोगे आप, सेल ऑफ टोमेटो, सेल ऑफ शुगर केन, सेल ऑफ राइस जो धान होता है उसका आपने कर दिया, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। यहाँ पे फार्म लेबर काम कर रहे हैं, फार्म लेबर काम कर रहे हैं, तो उनका जो वेजेस होगा वो यहाँ डेबिट करोगे, फैक्ट्री के जो वेजेस होंगे वो यहाँ डेबिट करोगे। वेजेस ही होंगे लेकिन 2 अलग अलग लोगों को दे रहे हो आप। जो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ से सेल होगा फैक्ट्री से, केचप जो सेल होगा ना, जो पिकल सेल होगा वो आप यहां पे बुक करोगे, सेल ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, सेल ऑफ फाइनल। समझ रहे आपको? कोई सुपरवाइजर है वो दोनों जगह पे काम कर रहा है, कोई ट्रैक्टर है जो आप दोनों जगह पे यूज कर रहे हो, तो उसमें आप लोगों को सीए इंटर में एक आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा विच इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। देयर इज अ कॉस्टिंग कॉल्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है ना? रॉ मटेरियल कॉस्टिंग होता है, लेबर कॉस्टिंग होता है, एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड ओवरहेड कॉस्टिंग, और ओवरहेड कॉस्टिंग में कॉस्टिंग होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो बाबा ये एब्जॉर्ब करेंगे, कुछ नहीं ज़्यादा टेक्निकल में मत जाओ। मुझे बताओ 80% ये बंदा इधर फार्म पे रहता है, 20% फैक्ट्री में रहता है, तो उसका सैलरी का क्या करेंगे? 80% हम एग्रीकल्चर में डाल देंगे, 20% हम फैक्ट्री में डाल। समझ में आ रहा है? तो कोई एक लॉजिकल हम बेस निकालते हैं और वो कॉस्ट को क्या करते हैं, अलोकेट कर देते हैं, और कुछ नहीं, अलोकेशन एब्जॉर्प्शन ऐसा वहां पे आपको सिखाया जाता है। तो ये सब करना पड़ता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहां पे जो टोमेटो बने वो सारे कलेक्ट होके फैक्ट्री में चले जाएंगे, सारे मतलब कुछ यहां पे चले जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो इसका अलग से फैक्ट्री को प्राइस पे करना है क्या? क्या फैक्ट्री को प्राइस पे करना है क्या? रियल में? रियल में नहीं करना है ना। क्यों नहीं रियल में करना है, जल्दी बताओ। अरे ओनर एक ही है ना, खुद का ही तो फैक्ट्री है, लेकिन हमें प्रॉपर अकाउंटिंग करनी है कि नहीं? अगर इसको रॉ मटेरियल, शुगर केन फैक्ट्री को शुगर केन ही फ्री में मिल गया तो वो तो प्रॉफिटेबल ही दिखेगी। तो मुझे फैक्ट्री में यहां पे 2 रॉ मटेरियल करके एक एंट्री मारनी है। एंट्री तो मारनी पड़ेगी ना, भले खरीदा नहीं है लेकिन एंट्री मारनी पड़ेगी। तो एंट्री क्या रेट पे मारूं, ये प्राइस क्या लूं मैं? अगर मेरा खुद का फार्म नहीं होता, मेरा खुद का कल्टीवेशन नहीं होता, तो मैं शुगर केन ले लो या टोमेटो ले लो या पोटैटो ले लो, कहां से लाता? तो बाबा मैं डेबिट किस पे डालूं? मार्केट रेट पे डालूंगा। आप कॉस्ट प्राइस पे नहीं डाल सकते, आपके पास 2 प्राइस होंगे ना, टोमेटो का कॉस्ट प्राइस और टोमेटो का मार्केट प्राइस। आप फेयर अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपको टोमेटो का मार्केट प्राइस बुक करना पड़ेगा, एंड दिस इज द नोशनल अकाउंटिंग, इट्स नॉट रियल मनी दैट यू आर गोइंग टू पे। क्योंकि एक ब्रांच दूसरे ब्रांच से प्रॉफिट नहीं कमा सकता, देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। हम कर क्यों रहे? टू डिटरमाइन द रियल प्रॉफिट ऑफ एग्रीकल्चर डिवीजन एंड टू डिटरमाइन रियल प्रॉफिट ऑफ कमर्शियल डिवीजन। ये समझ में आ रहा है आपको? अब मुझे बताओ, अगर इसने ये परचेस किया फेयर मार्केट वैल्यू पे, तो एग्रीकल्चर ने क्या किया होगा? सेल। इसका सेल बुक करना पड़ेगा ना। कौन से प्राइस पे करूं? ये भी मार्केट प्राइस पे करना पड़ेगा, और यहां पे कॉस्ट रिकॉर्ड हुई रहेगी सारी, यहां पे एक्चुअल कॉस्ट रिकॉर्ड हुई रहेगी,
और यहाँ पे आपने मार्केट प्राइस और एक्चुअल सेल प्राइस को रिकॉर्ड किया है। मार्केट में जो डायरेक्टली बेचा होगा वो एक्चुअल सेलिंग प्राइस, और फर्दर प्रोसेसिंग में जो गया है, प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में जो गया है, उसकी भी आपने मार्केट प्राइस रखी। तो आपका पूरा सेल मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड हुआ और पूरी कॉस्ट रिकॉर्ड हुई। तो यहाँ पे प्रॉफिट आएगा। ये प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है? एग्रीकल्चर। टैक्सेबल होगा कि एग्जम्प्ट होगा? एग्जम्प्ट होगा। और यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा वो टैक्सेबल होगा। समझ में आ रहा है? तो आपको 2 सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। कितने? 2, एक एग्रीकल्चर का और एक नॉन एग्रीकल्चर का। समझ में आ रहा है? तो मैंने यहाँ पे इसको लिख के दिया है, आप देख सकते हो हमने कैसे लिखा है। अब जब चार्ट बनाओगे तो अदर प्रोडक्ट के लिए एग्रीकल्चर इनकम अलग से रिकॉर्ड करेंगे, कमर्शियल इनकम अलग से रिकॉर्ड करेंगे। एग्रीकल्चर इनकम जितना भी आएगा फुल्ली एग्जम्प्ट होगा, कमर्शियल इनकम जितना भी आएगा फुल्ली टैक्सेबल होगा। सर एग्रीकल्चर इनकम का फॉर्मूला बताओ। तो ये दिख रहा है आपको वर्डिंग, फेयर मार्केट वैल्यू। क्या लिखा है इन्होंने यहाँ पे? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोसेस फर्दर। मतलब क्या किया? बेचा कि हमने हमारी फैक्ट्री को दिया, हमारी खुद को फैक्ट्री को दिया। ठीक है ना? इसको हम इन हाउस कंजम्पशन भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है।